हेलो एंड वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे चैनल जीके क्लासेस पे। आज का तारीख है 25 नवंबर 2021। आज का दिन है थर्सडे यानी गुरुवार। इसको लक्ष्मीवार या बृहस्पतिवार के रूप में जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 24 नवंबर के दौरान घटी समसामयिक घटनाओं के बारे में, उस घटना का इतिहास, उस घटना के इतिहास के बारे में जानेंगे और सारी घटनाओं का ऑपरेशन करेंगे और सारे तथ्यों का जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है अब्दुल्ला हेमडॉक, अब्दुल फतेह अल बुरहान, ओमार अल बसर या फिर अहमद आवाद। तो इसका जो सही आंसर है अब्दुल्ला हेमडॉक। इनको फिर से सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे आया है सूडान, तो सूडान के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। सूडान को मैप के जरिए जानने का कोशिश करते। तो अगर मैप में देखें तो मैप में सूडान सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। अगर इसको जूम आउट करके देखिएगा तो ये सूडान रहा आपका। इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं मिस्र हैं। मिस्र की राजधानी जो है कायरो है। इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें, नॉर्थ वेस्ट में तो लीबिया है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। यहाँ मुअम्मर गद्दाफी के लिए काफ़ी ये फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अरसे से मुअम्मर गद्दाफी का शासन चला आ रहा था। उसके बाद से मुअम्मर गद्दाफी को यहाँ से हटाया गया पदस्थ करने के बाद। यहाँ फिर अभी तक जो है अव्यवस्था की स्थिति है, वार अभी जो है चल रहा है। इसके वेस्ट में चाड है, उसके बाद सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया है। ये इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया, इस 4 कंट्रीज को जो है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्योंकि आप अगर ध्यान से इस मैप को जूम इन करके देखिएगा तो ये पोर्शन जो एक हॉर्न जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसके ये जो है सूडान का जो सीमा है, ये लाल सागर है। ये देखिए रेड सी जिसको बोलते हैं, ये लाल सागर से इसका सीमा जुड़ता है। लाल सागर जो है इधर अरब सागर से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? अदन की खाड़ी से। ये यमन है। यमन की राजधानी साना है और ये ओमान। तो और ये आपका भूमध्य सागर जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, इस दोनों को जो जोड़ती है ये यहीं पे, इस पोर्शन यहीं पे है। रेड सी जो स्वेज नहर, जिसको स्वेज कैनाल बोलते हैं, स्वेज नहर यहीं पे है। आप काफ़ी चर्चा में लॉकडाउन के दौरान ये रहा था, क्योंकि यहाँ पे जाम लग गया था। ये बहुत बड़ा शिप जो है उसका डायरेक्शन डाइवर्ट होकर के और 4-5 दिन तक ये पूरा कैनाल को जाम हो गया था, जिस वजह से जो ट्रेड होते हैं यूरोपियन कंट्रीज से और एशियन कंट्रीज में ट्रेड क्या हो गया था, ये बाधित हो गया था, जिस वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था। क्योंकि स्वेज कैनाल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को आने का एक बाईपास दे देता है। नहीं तो यूरोपियन कंट्रीज, सोचिए कि यहाँ यूरोप से निकल करके अटलांटिक ओशियन होते हुए ये पूरा अफ्रीका को इधर से क्रॉस करेंगे और अफ्रीका को क्रॉस करके नीचे पैसिफिक ओशन से होते हुए अरेबियन सी और इधर जापान, थाईलैंड, वियतनाम इधर आएंगे। लेकिन इसके होने से क्या होता है कि मेडिटेरेनियन सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी में आते हैं। उसके बाद स्वेज कैनाल से पास करके रेड सी और रेड सी से यमन की खाड़ी से होकर के अरब सागर और फिर इधर से की यात्रा जो है ये लोग करते हैं। इसलिए काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है। तो सूडान के बारे में हम लोग जान रहे थे। सूडान के बारे में अगर जाने तो सूडान में पहले एक तरह से कह सकते हैं कि राजशाही ही था। वहाँ पे जो है एक तरह से ऑटोक्रेटिक शासक था, ऑटोक्रेटिक शासन चल रहा था। ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में जो दिया गया है कि ये जो है 2019 तक इनका शासन था और इनके जो है कमांडर इन चीफ थे ये अब्दुल फतेह अल बुरहान। इनके कमांडर चीफ थे इनके उमर अल बशीर के। ये जो है मुस्लिम शरिया लॉ के अकॉर्डिंग शासन कर रहे थे।
मुस्लिम जो रिलीजन है उसमें जो शासन करने का जो पद्धति है उसको शरिया लॉ कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये शासन कर रहे थे। यहाँ बहुत पुराने पुराने जो पनिशमेंट का तरीका है, लाइक जिसमें क्रूसिफिकेशंस हैं, फ्लॉगिंग है या फिर स्टोनिंग है, पत्थर से पीट पीट कर मारना, लकड़ी का तख्ती पे लटका देना, इस तरह का वहाँ चल रहा था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि अब्दुल फतेह अल बुरहान जो कि वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं, कमांडर यानी सेना प्रमुख हैं, कमांडर इन चीफ हैं वो, और वहाँ के उस समय के जो दूसरा सबसे ताकतवर थे, इन दोनों ने मिलकर 2009 में क्या कर दिया, कू कर दिया। कू बोले तो तख्ता पलट जिसको बोलते हैं। ये तख्ता पलट किसी देश में तभी होता है जब उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है। यहाँ भी इंटरनेशनल सपोर्ट था किसका, यूएसए का, क्योंकि यहाँ मानवाधिकार जो है उसका बहुत उल्लंघन हो रहा था। तो यूएसए के सहयोग से इन्होंने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया, और उसके बाद से जो है अभी तक जो है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट चल रही थी। तो उस समय तत्कालीन रूप से जो प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडौक ही थे। अब पूरी तरह से वहाँ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फिर से अब्दुल्ला हमडौक को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से इतना। वहाँ सूडान के बारे में एक चीज और जान ले, सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम है, और खार्तूम जो है ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पे है। ब्लू नील और व्हाइट नील जहां मिलती है वहां से ही नील नदी, उससे पहले वो ब्लू नील और व्हाइट नील के बारे में जानी जाती है, उसके बाद से वो नील नदी के रूप में जानी जाती है जो सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद नील नदी जो है उत्तर दिशा की ओर बहते हुए जाकर के मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में जाके गिरती है। आज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन ऑफ रानी गैडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, यानी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री ने रानी गैडिनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता संग्रहालय की नींव रखी? नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा? तो इसका ये सही आंसर है मणिपुर। देखिए इनका जन्म जो हुआ था, रानी गैडिनल्यू, इनका जन्म जो है मणिपुर में ही हुआ था, और ये मात्र 13 वर्ष की अवस्था से ही जो है फ्रीडम फाइटिंग में जो सक्रिय हो गई थी। इनका जन्म 1915 में हुआ था, 1915 में हुआ था, और ये इतनी सक्रिय थी और गुरिल्ला वार में इतनी पारंगत थी कि अंग्रेजों को इनसे बहुत डर था, और अंग्रेजों ने इन्हें 1933 में जो है आजीवन कारावास के तहत कारागार में डाल दिया। और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में इनको जो है जेल से छुड़ाया गया, और उसके बाद जो है 1993 में जो है इनका मृत्यु हो गया। तो ये काफ़ी इनका जो रोचक ऐसा लगता है, क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर जो अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े, जेल में गए, जेल में रहे, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद भी इन्होंने आज़ाद भारत में अपना जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। क्योंकि कर्म जन्मभूमि तो इनका मणिपुर था, लेकिन कर्म भूमि पूरा ये जो नागालैंड का था, इसीलिए इनको क्वीन ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। इनको नागालैंड की रानी, जिस तरह से झांसी की रानी थी, उनसे तुलना किया जाता है। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और जो सेपरेट नागालैंड कंट्री की जो डिमांड करने वाले थे, उनका इन्होंने काफ़ी विरोध किया। रानी गैडिनल्यू ने इनका काफ़ी विरोध किया, सेपरेट नागालैंड की मांग करने वाले लोगों को। इस तरह से मतलब आज़ादी के बाद भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो उन्हीं के याद में रानी गैडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का स्थापना किया गया। अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो है रानी कमलापति के नाम पे एक रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। उसका पहले नाम हबीबगंज था। रानी कमलापति जो थी गोंड, इनको गोंड क्यून कहा जाता है, गोंड की रानी, इनको गोंड की रानी के नाम से जाना जाता है। गोंड एक ट्राइबल कम्युनिटी है,
और वहाँ पे पहले इन्हीं का राज चलता था। और इन्होंने इनका माना जाता है कि इन्होंने जो अपना जो प्राण जो है जल समाधि देकर त्याग की थी, ताकि अपना आबरू को बचा सके। इसलिए जो है इतिहास में इनको याद किया जाता है। जिस तरह से आप पद्मावती के बारे में जानते हैं, उसी तरह से रानी कमलापति भी हैं। तो बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड जो है ये 3 स्टेट, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। नागालैंड का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो है, और वहाँ के गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी हैं। मणिपुर के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह है, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो एल गणेशन हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और वहाँ के गवर्नर सी मंगू भाई पटेल हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है बिप्लब कुमार देव हैं, जो अपने विप्लवी बयान के लिए काफ़ी जो है सुर्खी बटोरते रहते हैं। और वहाँ के मुख्य गवर्नर जो हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है। देखिए कल क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन ये जो है 22-23 में कितना प्रतिशत बढ़ेगा ये अनुमान लगा दिए। इन लोग का यही काम होता है, अगर नहीं भी बढ़ा तो क्या कर लीजिएगा, लेकिन इन लोग का होता है कि एक जो है आप बैठ के अनुमान लगाते रहिए, और उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करते हैं। ये जो होता है टॉप बॉडी होता है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करना मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही जो है एडवाइज करने के बराबर होता है। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो विवेक देबरॉय हैं। विवेक देबरॉय अभी नीति आयोग के जो है मेंबर भी हैं। तो इन्होंने ही अभी जो है 22-23 में अनुमान लगाया है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा 7.75 होगा। ग्रोथ रेट जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर या किसी भी पीरियड में उस कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनका जो फाइनल मूल्य होता है उसको ही जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी इसका अलग अलग कंपोनेंट होता है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इनके बाद फिर होता है नेशनल इनकम, एनआई, और उसके बाद होता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑकस जो कि एक त्रिपक्षीय रक्षा गठबंधन है, चर्चा में था। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सुरक्षा समझौता का सदस्य नहीं है। देखिए ऑकस, इसका नाम से ही स्पष्ट है। और इससे पहले इसका जो है आप ये जान लीजिए, इसका बैकग्राउंड अगर जान लें तो ये जो बनाया गया है ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। टू काउंटर चाइना के लिए बनाया गया है, क्योंकि चाइना का जो अधिकार है अभी बहुत तेजी से फैल रहा है, खास करके उन देशों में जो गरीब है, जिनको फाइनेंशियल क्रंच है। और उसके बाद चाइना का दबदबा जो उनके पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर उनकी जो दादागिरी है। उसके अलावा जो चाइना का जो ओशन है वहाँ पे उनकी जो दादागिरी चलती है, किसी को आने नहीं देते हैं, उन सबको काउंटर करने के लिए एक डिफेंस टाई अप है। बाहर एक और इसी तरह का गठ बनाया गया था, डील किया गया था, जिसको क्वाड बोलते हैं, QUAD। तो ये जो है QUAD, क्वाड जो बनाया गया है, तो ये जो है डिफेंस अलायंस नहीं है, लेकिन ऑकस क्या है, डिफेंस अलायंस है। इसमें कौन कौन से इसके सदस्य नहीं हैं, अमेरिका, यूके, कोरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर है कोरिया बोले तो साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का बात नॉर्थ कोरिया के लोग भी नहीं करते हैं। नॉर्थ कोरिया में आप रह रहे हैं मतलब आप रहिए, वहाँ के बारे में बात नहीं कीजिए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि वहाँ क्या होता है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया का यहाँ पे चर्चा इस डील में ये नहीं है। कौन कौन है, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडन है, यूके के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन है, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी
जो स्कॉट मॉरिसन है। यूके के जो राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर भी देखिएगा बोरिस जॉनसन, इनके घर में कंघी नहीं है, क्योंकि इनका बाल हमेशा कभी भी कॉम्ब किया हुआ नहीं रहे, उलझा पुलझा रहेगा। इनसे कम उम्र, इनसे बहुत ज़्यादा उम्र के हैं जो बाइडन, लेकिन एकदम अपना जो है बाल वाल एकदम पूरा बना करके रखते हैं। लेकिन ये दोनों, ये जो है यूके के बोरिस जॉनसन, ऐसे ही लगता है उठते हैं और कहीं भी समिट में, चाहे कितना भी बड़ा समिट हो, वहाँ जा करके पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है, डिफेंस चाइना को काउंटर करने के लिए चर्चा में अभी इसलिए है कि ये बनने के बाद, ये सितंबर 2020 में ही बन गया था, सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में ही ये बन गया था। अब बनने के बाद इन लोगों ने, ये तीन कंट्रीज ने पहली बार कोई एग्रीमेंट किया है और उसमें एटॉमिक सबमेरिन, एटॉमिक एनर्जी के द्वारा प्रोपेल्ड सबमेरिन बनाने का एक समझौता किया है, जिसके तहत अमेरिका और यूके जो है 8 सबमेरिन्स जो है प्रोवाइड करेंगे। किसको? तो चाइना को। और इससे चाइना क्या है कि बहुत चाइना को उकसाने के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि आप मैप में देखिएगा तो ये मैप रहा आपका और ये है चाइना, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, अगर इसको जूम थोड़ा सा करें तो इसको दक्षिण चीन सागर बोलते हैं। ये दक्षिण चीन सागर के अगल बगल में और सारे कंट्रीज भी हैं, जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इधर हो गया आपका जो है छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इधर आपका जापान तो खैर दूर है, उसके बाद ताइवान, और यहीं पे है ये देखिए आपके नीचे में ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिण चीन सागर में चाइना क्या करता है, ये दादागिरी चलाता है, इसमें कहता है कि जो है सारा ये हमारा ही है और कोई इसमें जो है एंट्री नहीं करो, और एंट्री करो तो हमारा परमिशन ले। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को इसने क्या किया है, इन दोनों यूके और यूएसए ने 8 एटॉमिक एनर्जी से प्रोपेल्ड जो होता है वो सबमेरिन बना करके देने का एक ऐलान किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? HDFC, ICI, SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका जो सही आंसर है वो ICI बोले तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 में देखिए उस समय भारत का इकोनॉमी ओपन हो रहा था, इसी दौरान इसका स्थापना हुआ था। HDFC का भी स्थापना भी उसी समय 1994 में हुआ था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ICI का 2 हेडक्वार्टर है। रजिस्टर्ड ये है बड़ौदा में, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है बड़ौदा, और इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है वो मुंबई में क्यों है? क्योंकि मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी तरह से इस HDFC के जो अभी चेयरमैन हैं वो अतनु चौधरी हैं। ICI के जो चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। SBI का स्थापना जो है 1955 में हुआ था। स्थापना नहीं हुआ था, इसका नामकरण हुआ था एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा जो है बैंक है, ये नेशनलाइज्ड बैंक है, ये दोनों प्राइवेट बैंक हैं। ये नेशनलाइज्ड बैंक है। टोटल मार्केट शेयर का 23% जो है सिर्फ SBI कवर करता है। बैंक इसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं, इसके चेयरमैन जो हैं हसमुख अधिया हैं। इसका स्थापना बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी काफ़ी ये न्यूज में था, क्योंकि इसमें 2 बैंक को मर्ज किया गया था। कौन? एक विजया बैंक और दूसरा देना बैंक को मर्ज किया गया था। तो ये जो है ट्रेड इमर्ज नाम का एक स्पेसिफिक पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कौन? ICI ने। ये क्योंकि भारत में आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास करके देखिए, जब भारत का इकोनॉमी खुला तो ये सारे लोग क्रेडिट देते हैं मनमोहन सिंह जी को कि हाँ उन्होंने खोला, और इसमें कोई दो मत भी नहीं है कि उन्हीं के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर वही थे जब भारत का इकोनॉमी रीओपन हुआ और ओपन हुआ पहली बार। लेकिन ओपन होने से भारत का इकोनॉमी से एक्सपोर्ट नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना एक्सपोर्ट नहीं हो सका, भारत में ज़्यादा इंपोर्ट हुआ। यहाँ पे जो है ट्रेड डिफिसिट जिसको बोलते हैं, वो ट्रेड डिफिसिट हमेशा बना रहा।
और जिसकी वजह से जितना फायदा भारत को ग्लोबलाइज्ड होने से होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो सका। क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत का उस समय नहीं था, इसलिए और सारे जो कंट्रीज हैं वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आया और यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट होते 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 बहुत बढ़ गया, जिससे आप जो सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण देख सकते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारा दूसरा सबसे बड़ा, अभी तो कुछ दिन पहले तक सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था, लेकिन अभी दूसरा सबसे बड़ा हो गया यूएसए के बाद। लेकिन उसमें होता है क्या कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है और इंडिया का इंपोर्ट है वो उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। हमारा सबसे ज़्यादा डिफिसिट जो है चाइना के साथ ही होता है। तो ये जो है हेजल फ्री ट्रेड के लिए जो है आईसीआई इंपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करते हैं उनके लिए क्या एक प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि मार्टरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर वाज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 21 नवंबर, 14 नवंबर या 15 नवंबर? इसका सही आंसर है 24 नवंबर। देखिए गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। इनके बाद गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, उनके बाद किसी गुरु का चर्चा सिख धर्म में नहीं है, क्योंकि उसके बाद गुरु पद जो है खत्म कर दिया गया। तो सिख धर्म का जो स्थापना गुरु नानक किए थे। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद के बाद अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, और उसके बाद जो है गुरु हर राय, गुरु हर किशन, और इस तरह से गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये 10 गुरु जो है सिख धर्म में हुए। तो गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इनका क्या हुआ था कि जो है 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में इनका जो है औरंगजेब, उस समय जो है भारत में मुगल शासन था 1675 ईस्वी में अगर इतिहास में जाएं तो, और औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब के आदेश पे इनका जो है कत्ल कर दिया गया था। और 1675 ईस्वी को, और उन्हीं की शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 नवंबर को। यानी 24 नवंबर 1675 को इनका कत्ल कर दिया गया था। इन्हीं के जो है कत्ल मेमोरी में इसको शहादती दिवस भी बोलते हैं। इन्हीं के मेमोरी में जो है दिल्ली में शीशगंज जो एक गुरुद्वारा है, इन्हीं के याद में वो बनाया गया हुआ है। उसके अलावा एक रकाबगंज गुरुद्वारा भी है जहाँ पे इनका अंत्येष्टि किया गया था, अंतिम क्रियाकर्म की गई थी। तो वो रकाबगंज गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा, ये दो चीज़ याद रखिए जो गुरु तेग बहादुर के नाम से है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान जो जितना भी देश देख रहे हैं, जितने भी कंट्रीज ये देख रहे हैं, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ करके, क्योंकि अफगानिस्तान पहले से था, ये सारे का जो फॉर्मेशन हुआ था 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुआ था। उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुआ करते थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्हीं के जब वो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर रहे थे, जिसको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोव कहते हैं, उसी के दौरान विखंडित होकर के ये सारे कंट्रीज का स्थापना हुआ था। तो उसी में है उज्बेकिस्तान जो है इस बार का 5th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स का जो है होस्ट करने वाला है। ये कब होने वाला है? 2025 में होने वाला है। इसको आपको याद रखना चाहिए। उज्बेकिस्तान का जो है कैपिटल कहाँ है? तो ताशकंद है। यहीं भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इसी ताशकंद समझौता के बाद भारत के जो तीसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का अननोन रीजन के कारण देहांत हो गया था।
किस वजह से मरे आज तक किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है। बात करते हैं उसके बाद एक कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्थाना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नूरू सुल्तान अभी इसकी नेम कर दी गई है। तो आप लोग याद रखिए, नेम चेंजिंग सिर्फ इंडिया में नहीं होता है और सभी कंट्रीज में भी होता है। अफगानिस्तान के बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ तालिबान का शासन आ गया है। यहाँ की राजधानी जो है काबुल है, यहाँ का करेंसी अफगानी है। तुर्कमेनिस्तान के बारे में जानते हैं, ये इसकी राजधानी जो है अशगाबत है, यहाँ की करेंसी मनात है। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत गौरव योजना की शुरुआत की है? भारत गौरव योजना, ये भारत गौरव योजना स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ होम? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी रेल मंत्रालय ने भारत गौरव योजना का शुरुआत किया है। अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने ये दोनों मिल करके एक और जो है सात्विक योजना का शुरुआत किया था। सात्विक योजना, उसके तहत क्या था कि जो ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना परोसेगी उनको एक सात्विक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसी को सात्विक योजना नाम दिया गया था। अब भारत गौरव स्कीम क्या है? तो इसके तरह प्राइवेट कंपनीज या फिर ट्रस्ट या फिर जो भी और जिनको जो इंटरेस्टेड हों वो अब इंडियन रेलवे को लीज पर ले सकते हैं और उसको चला सकते हैं, और वो भी अपने मन से फेयर जो है कितना भाड़ा होगा वो खुद तय कर सकते हैं, किस तरह का सुविधा देंगे वो भी वो तय कर सकते हैं। तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि बाईपास वाले तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना। अभी भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जी किशन रेड्डी, और भारत के गृह मंत्री अभी हैं अमित शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सशस्त्र बलों के लिए AK-203 राइफलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दी है। इसका निर्माण किस कंट्री के सहयोग से होगा? रसिया, इजराइल, यूएसए या जापान? तो इसका सही आंसर है रसिया। देखिए, रसिया हमारा जो है डिफेंस के मामले में बहुत पुराना मित्र रहा है, और 1971 का जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था उसमें रसिया काफ़ी सहयोग दिया था। तो अभी जो है 5 दिसंबर से रसिया के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन वो आने वाले हैं। तो उन्हीं के आने से पहले जो है इनका उत्पादन का सरकार अनुमति दी है। इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित जो है फैक्ट्री में होगा। इसके अलावा S-1400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी रसिया से ही आ रहा है, और इसका जो है कुछ आना शुरू हो गया है, पार्ट बाई पार्ट आना शुरू हो गया है। ये एक काफ़ी अहम समझौता भारत और रसिया के बीच है। तो इसका आंसर है रसिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में कौन सा शहर शीर्ष पे है? शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ या धन्यवाद? दो इसका सही आंसर जो है वो है शिमला। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर है, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, और सबसे लास्ट में जो है आपका ये जो है धनबाद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेट वोन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? अभी हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। किसको हराया? तो कर्नाटक को हराया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली जो क्रिकेटर हैं उन्हीं के नाम पे रखा गया है। 2006 से वो होता आ रहा है, रणजी ट्रॉफी के लाइन पे ही है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इसका जो करंट विनर कौन है? तमिलनाडु। उसके बाद देख लेते हैं आज का कुछ जो है ब्रेकिंग न्यूज है कि एक बुक आया है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ये यूएनओ के पूर्व महासचिव बान की मून के द्वारा लिखी हुई उनकी आत्मकथा है। तो इस बुक को जरूर याद रखिए, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड बाय एक्स
सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, उनकी ये क्या है, आत्मकथा है। ये 2007 से 2016 तक यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। उसके अलावा रशिया का एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है 2 स्टेट जो उसका सॉल्यूशन है उसको दोहराया है। अमेरिका ने तालिबान को लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। देखिए, ताइवान जो है इसको चाइना अपना मानता है, लेकिन ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, जब गोल्ड मेडल्स यहाँ का कोई खिलाड़ी जीतता है तो इनका अपना राष्ट्रगान बजने नहीं दिया जाता है। इन लोगों को बहुत सता रहा है चाइना। लेकिन अभी अमेरिका एक जो है लोकतंत्र शिखर सम्मेलन, इस तरह का कोई पहला सम्मेलन अमेरिका कर रहा है, उसमें ताइवान को आमंत्रित किया है लेकिन चाइना को नहीं, क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए ये सब क्यों किया जा रहा है कि चाइना को आग लगे, चाइना जो है परेशान हो, और चाइना को जो है डिमोरलाइज करने के लिए जो है सिर्फ ये सब किया जाता है। तो साल 24 नवंबर को असम के महान अहोम सेना के जनरल लचित बोरफुकन, ये नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लचित बोरफुकन की जयंती को चिन्हित करने के लिए लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है यहाँ एक बैटल भी है, सराय घाट, बैटल ऑफ सराय घाट जो है हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कब हुआ था, तो 1671 में हुआ था। और 1671 में भी कौन था, मुगल शासक औरंगजेब के टाइम में ही हुआ था। औरंगजेब के टाइम में ही ये बैटल हुआ था। और औरंगजेब के द्वारा अपना जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, उस टेरिटोरियल एक्सपेंशन में ये जो है लास्ट उसका इनिशिएटिव था। और इसको नेतृत्व कौन कर रहा था मुगल सेना की तरफ से, तो राम सिंह जो है इसको नेतृत्व दे रहे थे। और अहोम किंगडम की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, लचित बोरफुकन। और इन्होंने राम सिंह को बुरी तरह हराया था बैटल ऑफ सराय घाट में। इसीलिए बैटल ऑफ सराय घाट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ वो इंपॉर्टेंट है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मुगल सेना की ओर से राम सिंह, और जो अहोम किंगडम की ओर से कौन कर रहे थे, तो लचित बोरफुकन कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और